break. हेलो गाइस, आज बहुत दिन बाद। हाँ, तो आज हम लोग केमिस्ट्री चालू करेंगे। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉल्यूशन, हाई वेटेज चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आता है। 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म रहता है। ठीक है, इसका 1000 क्वेश्चन का आज पार्ट 1 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। हाँ, तो आप लोग के लिए मैं ये सॉल्यूशन का कंप्लीट नोट्स, जो मतलब वन शॉट का टाइप है कि इसमें मतलब सारा फॉर्मूला सब कुछ है, तो ये आप लोग मतलब कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब इसमें कुछ है भी नहीं खास देखने लायक वैसा। हाँ, तो अब आज हम लोग सिर्फ रेस सॉल्व करेंगे, क्योंकि रेस में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन था। और हाँ, आज से वीडियो जो है वो 45 टू 50 मिनट्स, इसी में सारा वीडियो एंड करूँगा। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि अब 1 घंटा 1.5 घंटे का नहीं बनाऊंगा, 45 टू 50 मिनट्स में ही सारा वीडियो एंड करूँगा। इसलिए हर में 25-30 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। हर में सिर्फ मैं 25 से 30 क्वेश्चन रखूँगा। सारे वीडियो का मेरा यही फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, कोई भी वीडियो अब लंबा नहीं होगा, 25 से 30 क्वेश्चन का ही फॉर्मेट रहेगा। हाँ, और यहाँ पर मैं अब से वो नहीं, फॉर्मूलाज ये सब नहीं बताऊँगा, सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊँगा, क्योंकि मैं वन शॉट्स ला रहा हूँ। 15 टू 20 मिनट्स में हर चैप्टर्स का वन शॉट ला रहा हूँ। ठीक है, वन शॉट 15 टू 20 मिनट्स का लाऊंगा हर चैप्टर का, 15 टू 20 मिनट्स। इससे मैक्सिमम किसी भी चैप्टर में नहीं जाएगा, बायो का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, सबका 15 टू 20 मिनट्स, तो ये लाऊंगा। ठीक है, हाँ, तो इस वीडियो में मैं फार्मूलाज नहीं बताऊंगा। मतलब आप लोग सब पढ़ ही रहे होंगे अपने अपने कोचिंग में, तो सभी को तो पता ही होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1 मिनट, मेरा आईपैड डिस्चार्ज हो गया है। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ सुक्रोज शुड डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर सो दैट बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंस इज दिस। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है टीबी माइनस टी एफ इज इक्वल टू 103.57 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है, मतलब डब्ल्यू ए है, वो दिया हुआ है 500 ग्राम। तो यहाँ से पहले तो मिली मोल्स पूछा है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला ही सोचेंगे, क्योंकि डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम, और डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी बी का फॉर्मूला होता है टी बी माइनस टी बी नॉट, और डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, अब यहाँ पे मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी हो गया एन ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, क्योंकि ये केजी में रखना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू 500 ग्राम, क्योंकि वाटर दिया हुआ है, वाटर ही तुम्हारा इस क्वेश्चन का ए है, ए मतलब सॉल्वेंट। ठीक है, तो और इनटू 1000, तो ये 2, तो m बराबर जो आया वो 2n आया। ठीक है, मतलब यही मिलीमोल्स, मिलीमोल्स। ठीक है, एक होता है मोल, मोल डिवाइडेड बाई 1000 क्या होता है? मिलीमोल्स। ठीक है, तो ये जो निकल रहा है, वो n जो निकल रहा है वो मिलीमोल ही है। ठीक है, तो m बराबर 2n आ गया। अब अगले पेज में करते हैं। देखो, अब यहाँ पे दिया हुआ है टी बी माइनस टी एफ, ये कितना दिया हुआ है? 103.57 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है? यहाँ पे का स्टेप ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप अगला ही है इस क्वेश्चन का। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पहले ही बता दूँ, पेपर में आता है तो यही स्टेप सब भूल जाते हैं। मैं भी भूला था, मेरे भी एक मोशन के टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया था, तो मैं भूल गया था। तो टी बी डेल्टा टी बी प्लस डेल्टा टी एफ, ठीक है, ये करना होगा। तो अगर हम लोग ये करेंगे, तो पहले टी बी को लिख लो, डेल्टा टी बी को लिख लो। डेल्टा टी बी ये हो जाता है, और डेल्टा टी एफ जो होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से डेल्टा टी बी को क्या लिखोगे? के बी इंटू एम,
और डेल्टा टी एफ को क्या लिखोगे, के एफ इंटू एम, ठीक है। अब इज इक्वल टू टी बी नॉट, टी बी माइनस टी एफ आ गया, और एक तरफ आपका आ गया टी एफ नॉट माइनस टी बी नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे के बी इंटू एम आ गया, तो एम को कॉमन ले लो, के बी प्लस के एफ कर दिए, डेल टी बी माइनस टी एफ क्या होगा, टी बी माइनस टी एफ जो होगा वो कितना दिया हुआ है, 103.57, ठीक है। और ये सब चीज़ वाटर के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वाटर के लिए टी एफ नॉट क्या होता है, टी एफ नॉट 0 डिग्री और टी बी नॉट क्या होता है 100 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, ठीक है। तो यहाँ से हो गया ये 103.57, तो ये बचा तुम्हारा 3.57, और ये m के जगह पे 2n कर दो, और के बी प्लस के एफ, ठीक है। तो 2n के बी प्लस के एफ, के बी कितना है 0.52 प्लस के एफ कितना है 1.86, ठीक है, इज इक्वल टू 3.57। तो इसको ऐड करो, तो 2n इज इक्वल टू 2.38 इज इक्वल टू 3.57, और ये n बराबर 3.57 डिवाइडेड बाई 2.38 इंटू 2, तो ये जो n होगा ये 750 आ रहा है कैलकुलेटर से, ठीक है, मिलीमोल्स, ठीक है, 750 मिलीमोल्स। तो 750 ऑप्शन नंबर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये है, तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है जो कि x मोल का है, और वो सुक्रोज का सॉल्यूशन है, वो 100 ग्राम, जो 100 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेज एट दिस, तो जो 100 ग्राम दिया हुआ है ना वो WA दिया हुआ है, ठीक है। और डेल्टा जो TF है वो है दिया हुआ 0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो ये x, देखो कैसे, डेल्टा TF दिया हुआ है 0.2 इज इक्वल टू एक्स मोल, तो x डिवाइडेड बाई WA कितना 100 इंटू 1000, ठीक है। तो ये 100 से 0 कटा, और ये हो गया x बराबर x मोल ऑफ सुक्रोज। ओ के एफ से तो इंटू ही नहीं किया मैंने, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम होता है, रुक जाओ गलत हो गया थोड़ा सा, देखो डेल्टा टी एफ दिया हुआ है 0.2 इज इक्वल टू के एफ कितना है 1.86, क्योंकि वाटर लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू एम, एम कितना हो जाएगा, तो एक्स डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000, ठीक है। तो 0 0, तो ये आ जाएगा x बराबर 2, x बराबर 2/186 मोल, ठीक है। ये x मोल मैंने निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस सेपरेट आउट व्हेन इट इज कूल्ड एट -0 पे। देखो तो ये क्या बोल रहा है कि पहले ये 100 ग्राम पानी था, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था, मतलब इसका जो डेल्टा TF था वो 0.2 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जब हम इसका फ्रीजिंग पॉइंट और ज़्यादा घटा दिए, क्योंकि माइनस में 0.20 और 0.25 में 25 घट रहा है, तो जब हम इसको और ज़्यादा फ्रीज किए, तब ये जो पानी 100 ग्राम है, ये कुछ पानी तो आइस बन गया होगा। तो ये बोल रहा है भाई कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस, अमाउंट ऑफ आइस, तो ये आइस का अमाउंट पूछ रहा है, ना कि इस पानी का अमाउंट। तो कभी कभी कंफ्यूजन में हो जाता है कि हमने ये पानी का अमाउंट निकाल देंगे सेकंड केस में, लेकिन नहीं, हमसे ये आइस का अमाउंट बोल रहा है कि ये जब हम लोग फ्रीज किए तो ये आइस का अमाउंट कितना है, ठीक है। तो अब इस आइस का अमाउंट निकालने के लिए हम लोग करेंगे, देखो जैसे कि आइस का अमाउंट अगर निकालना है तो
डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू -0.25 है। तो 0.25 इज इक्वल टू 1.86 इंटू इंटू एक्स की वैल्यू आई ना, एक्स की वैल्यू आई 2/186 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता ही नहीं है, और डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, ये तो ये 100 से इसका 0 से इसका 0 कट गया, तो ये हो गया 25 इज इक्वल टू 186। 186 से 186 भी कट गया, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब ये हो गया 25 इंटू 2000 बाई डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 2000 बाई 25, तो डब्ल्यू बराबर आ गया 80 ग्राम। तो -0.25 डिग्री पे इतना पानी है, तो आइस कितना है? आइस तो 20 ग्राम होगा ना, क्योंकि ये इतना पानी बचा, क्योंकि हम तो यहाँ डब्ल्यू मोल में लगा रहे थे, तो मोल में डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एन ऑफ सॉल्यूट बाई डब्ल्यू ए इंटू 1000। तो ये तो डब्ल्यू ए पानी था ना, तो ये पानी है, लेकिन आइस कितना है? तो 20 ग्राम है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो 20 ग्राम होगा। अब ये क्या क्वेश्चन है? अच्छा, इसका पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, मतलब ट्रिक बता दूं। इस क्वेश्चन का ये ट्रिक है कि आई इंटू सी अगर बढ़ रहा है तो डेल्टा टी एफ बढ़ेगा, सॉरी, आई इंटू सी अगर बढ़ रहा है तो डेल्टा टी एफ बढ़ेगा, बट फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। ठीक है, क्या क्या घटता है वो भी बता दूं। मतलब आई इंटू सी के बढ़ जाने से, आई इंटू सी अगर बढ़ रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर ये दोनों घटता है। बाकी ये अगर बढ़ रहा है तो, ठीक है, आई इंटू सी अगर बढ़ रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी घटेगा, वेपर प्रेशर भी घटेगा, और बाकी जो भी है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोगों को सबका आई निकालना होगा, फिर उसके सी से इंटू करना होगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सबका आई और सी निकालते हैं। जैसे कि पहला जो है वो BaCl2 है। पहला क्या है? नहीं, पहला KNO3 है, तो KNO3 का आई निकालो। फिर BaCl2 का, हाँ, आई आई निकालने का भी ट्रिक है, आई के निकालने का निकालने का ट्रिक। ये क्या है कि अगर अल्फा इज इक्वल टू 100% है, तो जो n की वैल्यू होगी वही i की वैल्यू होगी। ठीक है, देखो, जैसे कि अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 2। तो अगर तुम फॉर्मूला में रखोगे तो i इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा। तो अगर अल्फा 100% है तो 1 प्लस आई एन की वैल्यू 2, तो 2 माइनस 1 कितना हुआ? 1 प्लस 1 2। और ऐसे एन की वैल्यू कितनी है? 2। अल्फा अगर 100% है तो जो एन की वैल्यू है वही आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, देखो अब अगला BaCl2 है, तो BaCl2 में आई की वैल्यू कितनी है? 3। फिर अगला क्या है? सुक्रोज। तो सुक्रोज में तो सभी को पता है जो आई की वैल्यू है वो 1 हो जाती है। और अगला क्या है? CuSO4। तो CuSO4 में आई की वैल्यू 2। ठीक है, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.05। यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है BaCl2 में? 0.04। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.14। और यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है CuSO4 में? 0.075। तो यहाँ बन के सब जगह कितना आ रहा है? मतलब 75 इंटू 2 0.15, यहाँ पे 0.14, यहाँ पे 0.0,
नहीं, यहाँ पे 0.12 और यहाँ पे 0.10, ठीक है, ये आ रहा है। तो 0 पॉइंट, अब सबसे जहाँ पे देखो, अब आई इंटू सी अगर बढ़ रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो घटेगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। तो जब आई इंटू सी का सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा डी का है, तो डी का सबसे कम होगा। तो देखो जिसमें CuSO4 का सबसे कम हो, सबसे कम तो यहाँ आई इंटू सी सबसे ज़्यादा है, 0.15 है। तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट, KNO3 का 0.1 है, तो आई इंटू सी सबसे कम है। चलो देखो आई इंटू सी का ऑर्डर बनाओ। आई इंटू सी में CuSO4 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सुक्रोज है, उसके बाद BaCl2 है, उसके बाद KNO3 है। तो इसी का ऑर्डर अपोजिट कर दो उसके लिए, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब ये क्या क्वेश्चन है, आई BaCl2 का भी बताया आई। ओ यहाँ पे देखो क्या बोला, परसेंटेज डिसोसिएशन, तो यहाँ पे आई बराबर एन नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू 100% नहीं है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ वो चीज़ ट्रिक नहीं लग पाएगा, यहाँ वो चीज़ नहीं है। तो आई का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा n-1 अल्फा। अब आई कितना है 1.98 इज इक्वल टू 1 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 3, एन की वैल्यू हो गई 3, 3 माइनस 1 अल्फा, तो ये हो गए 0.98 इज इक्वल टू 2 अल्फा। अल्फा बराबर हो गया तुम्हारा 49, मतलब परसेंटेज बोला है ना, तो 0.49 आएगा अल्फा। अल्फा तो 0 पॉइंट परसेंटेज ऑफ अल्फा 49%, ठीक है। अब ये H2O2 का क्वेश्चन है, किस चीज़ का क्वेश्चन है, दिस सॉल्यूशन विल बी लेवल, अच्छा वॉल्यूम स्ट्रेंथ VS का क्वेश्चन है। और क्या देके कुछ दिया नहीं, अच्छा ठीक है चलो। तो V का क्या होता है, N बराबर V/5.6, तो N की वैल्यू क्या होगी, तो N की वैल्यू 6.8, मोलैरिटी इंटू वो कर दो 34, क्योंकि H2O2 का मास होता है 32 + 2 इज इक्वल टू 34, ठीक है। तो ये हो गया 34, और 34 इंटू 224 डिवाइडेड बाई 1000। ये तो हम लोगों ने क्या लिखा, ये लिखा मोलैरिटी। अब मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है, तो एन फैक्टर तो डिवाइडेड बाई H2O2 का एन फैक्टर 2, तो डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू V/5.6, तो ये हो गया 17, ये आ गया 0.4, और ये आ गया 0.1104, ये भी आ गया 4, 4 4 सब कट के 4 और 4 ये भी कट जाएगा, 10 बचा, और यहाँ 10 ऊपर हो जाएगा, हाँ तो 10 नीचे बचा ना, 1/10, 10 नीचे बचा, तो 10 10 कटा, यहाँ से 10 10 कटा, तो V बराबर 10 आ रहा है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन है, ये सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन है। सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन में जो फॉर्मूला हो जाता है वो P इज इक्वल टू KHX होता है, जहाँ पे X तुम्हारा मोलैरिटी भी हो सकता है, मोलैलिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन को देख के पहचानना होता है, ठीक है। और X तुम्हारा सॉल्युबिलिटी भी हो सकता है, वो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी और मोलैलिटी दोनों बराबर ही चीज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अब अगर यहाँ पे करें तो यहाँ पे देखो क्या दे रहा है कि solubility of a gas in water at 300 K is 100 atmosphere is this, there the mass of the gas in kg is dissolved in 250 milliliter of water under 250 atm is this। अच्छा, तो यहाँ पे बस मिलीलीटर ऑफ वाटर चेंज किया है, बाकी हर चीज सेम रखा है, ठीक है। ठीक है, मैं समझ गया। देखो देखो यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर कितना है, P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है, तो P1/P2 इज इक्वल टू S1/S2 कर दो, ठीक है। अब ये जो S है यही ना मोलैलिटी है, देखो क्या बोल रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज 4 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर,
तो एक ग्राम में पर लीटर है, तो हर एक लीटर में इतना ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर जब सॉल्युबिलिटी ही तुम्हारा इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ग्राम पर लीटर के फॉर्मेट में, तो तुमको क्या करना होगा कि यहाँ पर जैसे कि जो सॉल्युबिलिटी का मास है वो तुम्हारा, जैसे कि यहाँ पे केजी है, तो यहाँ और यहाँ पे लीटर है, तो ये तुम्हारा किसको डोनेट करेगा, ये तुम्हारा एक्स को बता देगा, सॉल्युबिलिटी बता रहा है। तो सॉल्युबिलिटी जब इतना है हर लीटर में, तो वो फॉर्मूला पे रख दो, जैसे कि यहाँ पे 100 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 250 इज इक्वल टू S2। तो जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 1000, 1000 तो 10⁻5, 10⁻3, तो S2 की वैल्यू आ जाएगी, S2 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारा 10⁻², ठीक है। और जब ये 10⁻² है, तो ये कितने पे है, 1 लीटर पे, 1 लीटर का इतना मास है, ठीक है। तो जब 250 मिलीलीटर होगा, तो 250 इंटू 10⁻², तो ये आ गया आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, तो ये ऑस्मोसिस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज हो रहा है बीच में, और ऑप्शन में भी हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक ऐसा पूछ रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया हुआ है, NaCl, यहाँ दिया हुआ है BaCl2। तो ऑस्मोसिस के क्वेश्चन में जो ऑस्मोसिस का फॉर्मूला हो जाता है वो I इंटू मस्त हो जाता है, ठीक है। तो हम NaCl को 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारा पाई 1 निकलेगा, वो तुम्हारा NaCl का वांट फैक्टर, N का वैल्यू 2 है, तो वांट फैक्टर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो NaCl का वो 2 इंटू 0.1, तो ये हो गया 0.2, ठीक है। St का क्या ही लिख के करोगे, St तो दोनों जगह कांस्टेंट है, और BaCl2 में 2 और एक 3, तो 3 इंटू 0.05, तो ये आ जाएगा 0.15, ठीक है। तो अब ये 0.20 और 0.15 में बड़ा कौन है, मतलब हाइपरटोनिक कौन होगा, तो फर्स्ट वाला होगा, मतलब NaCl होगा, ठीक है। अब ये क्या है, द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग दिस, ओके। तो मोलैरिटी बोला है, तो यहाँ पहले मोलैरिटी निकाल लो H2SO4 का। तो एन फैक्टर यहाँ का कितना होता है, एन फैक्टर H2SO4 का 2 हो जाता है, तो 36 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हो गया 18, क्योंकि ये नॉर्मेलिटी दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कर दो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर बोला है, तो M1V1 में तुम 18 इंटू 50 रखो, और M2 में M2 इंटू 50, पानी भी मिला दे रहे हैं, और ये भी 50 इंटू 100 हो गया, तो ये डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया 9, तो M2 की वैल्यू हो गई 9, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कह सकते हो एक अच्छा क्वेश्चन है। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, ठीक है। देखो, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या है कि अ, तुम्हारा 18 ग्राम यूरिया है, और ये सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है 105.2, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है ये। तो पहले तुम सॉल्यूशन का ही मास निकाल लो। तो मास सॉल्यूशन का जो हो जाएगा, वो तुम्हारा हो गया डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास हो गया। तो डेंसिटी कितना है, 1.052 इंटू 1500। तो जब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, तो कितना आ रहा है, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे, तो तुम्हारा आ रहा है 1578, ठीक है। अब 1578 आ गया तुम्हारा, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। अब तुमको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा। तो जब तुम सॉल्वेंट का मास निकालोगे, तो वो निकालोगे 1578 माइनस 18, तो ये निकलेगा 1560, ठीक है। ये निकला मास ऑफ सॉल्वेंट,
ठीक है। अब जब मोलैलिटी है तो मोलैलिटी है इज इक्वल टू एम, मोलैलिटी ही तो पूछा है, तो मोलैलिटी निकालने के लिए बोला है तो 18/60 इंटू 1560 इंटू डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है। तो जब इसको पूरे अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो रुको मैं करके देखता हूँ। 0 0 0 0, ठीक है। तो 180 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 3 बार में कट गया, तो 30, 5 6 11 और 1 2, तो ये भी किसी बार में तो कटेगा ही। 552, तो 52 तो 0 पॉइंट मतलब 2 के आसपास, 2 के आसपास तो ये तो होगा नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन 2। ठीक है। ऐसे ही आप लोग भी कैलकुलेशन कर लिया करो। ये क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो अब ये परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी है, तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी को फॉर्मूला तो सभी ने पढ़ा ही होगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी इंटू 10 बराबर एस हो जाता है, और जो एस होता है वो एम इंटू एम बी हो जाता है, मतलब मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हाँ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। तो अब जब ये दोनों को बराबर कर दोगे तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू एम। ठीक है, मोलैलिटी। तो हमको यहाँ पे मोलैलिटी निकालना होगा ना, क्योंकि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, सॉरी मोलैरिटी निकालना होगा क्योंकि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो आई इंटू सी करना होगा, सी यहाँ पे मोलैरिटी ही है। ठीक है। तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, तो 1 इंटू पहला ले लेना 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 180, तो जिस सबका यही हो जाएगा, ये पहले का है। सुक्रोज का भी 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 342, NaCl का भी, तो सबका हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए का तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, तो आई इंटू सी, आई कितना है 1, क्योंकि ग्लूकोज है, ग्लूकोज नॉन डिसोसिएबल है, तो इतना ही होगा। तो ये हो गया 1 इंटू 10, 1/18, इसकी वैल्यू आ गई 0.055। ठीक है। अब बी जो होगा वो आई इंटू सी, तो ये जब करना होगा तो 10/342, ये कैलकुलेटर से कितना आ रहा है 0.029। ठीक है। अब सी जो है वो, यहाँ पे भी आई की वैल्यू 1 होगी। ठीक है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 2 होगी और यहाँ पे आई की वैल्यू 3 होगी। ठीक है। तो आई इंटू सी, आई की वैल्यू 2 इंटू सी, सी कितना है 10 डिवाइडेड बाई 35.5, नहीं नहीं NaCl का 35.5 प्लस 23 58.5, 58.5। तो जब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 0.34। और जब आई इंटू सी इसका करेंगे तो ये तो 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई CaCl2, Cl2 35.5 इंटू 2 71 और प्लस 40 111, तो 111, तो ये आ जाएगा 0.27। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आई इंटू सी बढ़ता है तो सिर्फ क्या घटता है, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ना, क्योंकि बाकी सब चीज़ बढ़ता है, बस फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर ही घटता है। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है, यहाँ तो 0.34 है और यहाँ पे 0.27 है, तो सबसे ज़्यादा सी का है बॉइलिंग पॉइंट, तो ऑप्शन थर्ड हो गया। ठीक है। अभी ये क्या क्वेश्चन है, अच्छा देखो ये सबसे आसान क्वेश्चन हो जाता है। P बराबर 120 XA प्लस 138 बोला है, तो जब XA की वैल्यू 0 होगी और तो XB की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, यही होगा क्योंकि XA बराबर XB की वैल्यू 1 होती है। तो जब XA की वैल्यू 0 होगी और XB की वैल्यू 1 होगी, तब तुम्हारा ये P नॉट B है, क्योंकि XA तो 0 है तो P नॉट A तो 0 हो जाएगा। ठीक, तब तुम्हारा ये P नॉट B है। तो जब P नॉट, सॉरी, तब तुम्हारा ये पीबी है, तो पीबी तुम्हारा क्या आएगा, पीबी तुम्हारा आएगा XA की वैल्यू 0 है तो 138, इसमें पुट करो ना, ये इक्वेशन में पुट करो, ये दोनों जो चीज लिखा हुआ है इसका ट्रिक है ये इक्वेशन में पुट करो। अब देखो, अब एक और केस क्या हो सकता है, फेवरेबल केस मान रहे XA बराबर 1 और XB बराबर 0। ठीक है। अरे PA बराबर क्या होता है, P नॉट A XA, तुमसे बोला क्या है, लिमिट जब XA के वैल्यू 0 हो, तो जब XA की वैल्यू 0 हो जाएगी तो PA कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये चीज समझो। तो इसीलिए यहाँ पे PA 0 हो गया तो PB हो गया 138।
अब तुम्हारा XA का वैल्यू 1 है तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, PA का वैल्यू 258। ठीक है, ये ट्रिक है, सीधा ट्रिक से सॉल्व करो। तो 258, तो क्या बोला है, पहले पूछा है तुमसे, पहले पूछा है क्या है, पहले पूछा है XA का 0। तो अगर XA का 0 है तो XA का 0 के लिए तुमको पहले P नॉट बी निकालना है। तो P नॉट बी जो होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि पहले तुमसे P नॉट ए बी निकालना है, तो P नॉट बी ये हो जाएगा और P नॉट ए ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है चलो देखते हैं क्या है। हाँ, तो क्या बोले, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट ए इन अ सॉल्वेंट बी इज 95% ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ दिस। ओ, तो ये बोला है, देखो जैसे कि पी नॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए बोल दिया और सॉल्वेंट बी बोल दिया, तो सॉल्वेंट जब बी बोल दिया तो मतलब यहाँ पे रखते सॉल्वेंट का ही है, बाई पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट बी इज इक्वल टू एक्स ए। ठीक है, ये रखेंगे क्योंकि सॉल्यूट ए है ना, तो एक्स ए रखेंगे और इसी फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करते जाओ। अब ये इन अ सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्वेंट विच इज 95% ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के ही यहाँ पे बी जो है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, तो अब सॉल्वेंट के ही 95% में, तो अगला पेज ले लेते हैं और उसमें सॉल्व करते हैं। तो पी नॉट बी इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस 0.95 पी नॉट बी, क्योंकि 95% ऑफ द, क्या बोला है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जिसमें ये कंपोनेंट है, ये तुमको किस लिए बताया, क्योंकि तुम RLVP यूज कर सको। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज 95% ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो पी नॉट बी यहाँ पे हो गया इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। ठीक है, अब यहाँ से अगर 0.5 तो 0.05, तो 0.05 यहाँ पे से निकल गया तुम्हारा एक्स सॉल्यूट, और जो सॉल्वेंट निकलेगा वो निकल जाएगा 0.95। ठीक है, अब जब ये फॉर्मूला तो पढ़े ही है, Na/Nb बराबर XA डिवाइडेड बाई XB। तो Na का वैल्यू कितना है, Na का वैल्यू एन, सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट ए है। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या है, बी। ठीक है, सॉल्यूट ए है ना, हाँ सॉल्यूट ए है, तो Na/Nb जो है वो हो गया 5/95 और सॉल्वेंट जो है वो बी है। ठीक है, अब जब Na और Nb इतना है तो Na का वैल्यू क्या है, WA बाई उसका मॉलिक्यूलर मास बाई A इंटू WB डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, और ये 5/95 है। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी जो है WA बाई WB इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी जो है वो 0.3 Ma है, और ये डिवाइडेड बाई Ma है, ये दोनों कट गया, 5/95 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 1/19, 1/19, और WA/WB ये हो गया तुम्हारा 1.57। ठीक है, WA/WB 1.1/57, ओ 5.7 ये है। लेकिन यहाँ पे बोला क्या है, सॉल्वेंट बोला है, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, WB/WA पूछा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने जो निकाला है वो WA/WB है। ठीक है, तो ये मेरा निकला है 1.1 मतलब 1/5.7। ठीक है, हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 20 ग्राम ऑफ नेप्थोलिक एसिड 50 ग्राम बेंजीन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं पूछ रहा है इसमें, सब कुछ दिया हुआ है, डेल्टा टी एफ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो सीधा लिखते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ कितना है 1.72 बेंजीन का इंटू एम,
m हो गया 20 बाई w निकाल लेते हैं 50 इंटू 1000, ठीक है, ये हो गया। और अभी यहाँ पे नेप्थोइक एसिड का W निकाल लेते हैं, तो 12 इंटू 11 प्लस 8 प्लस 32, तो 12 इंटू 11 हो जाता है 120, 120 और 12 132 प्लस 40, ये हो गया 172, 172, और यहाँ से 172 कटा, डिवाइडेड बाई 100 था, 100 से ये ज़ीरो कट गया, ये ज़ीरो से ये कट गया, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 2, आई की वैल्यू तो यहाँ पे थी 1/2 इज इक्वल टू आई की वैल्यू 0.5 आ गया, ठीक है। हाँ, अब ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दे, इफ टू सब्सटेंसेस ए एंड बी हैव दिस मोलर फ्रैक्शन का रेशियो ये है, तो अब बताओ कि इनका मोल फ्रैक्शन वेपर में क्या होगा ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर में ए क्या होता है, वाई ए इज इक्वल टू पी ए बाई पी टी, तो पहले पी टी निकाल लो, पी टी हो गया पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई पी नॉट बी एक्स बी, तो पी नॉट ए एक्स ए कितना है 1/1, और ये कितना है 2 4 5 आ गया, तो पी टी आ गया 5, तो वाई ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 0.2 फोर्थ ऑप्शन। The mass of solute A should be the mass of solute A should be added 180 gram of pure water in order to lower its vapor pressure 4/5 of its original value। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जो यही सवाल है, कुछ नहीं सवाल है, 4/5 कर दिया, जो सॉल्यूशन है द मास ऑफ सॉल्यूट ए, मास ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है, एट ऑर्डर टू लोअर इट्स वेपर प्रेशर टू 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल, तो जो पी ए कर दिया 4/5 डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, यहाँ पे ये ए नहीं है, ठीक है, मैं क्वेश्चन में इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ए वही है, ठीक है, बराबर एक्स बी, ठीक है, बराबर एक्स बी, ठीक है, तो एक्स बी मान ले रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो होगा नहीं उसमें, मतलब मैं जो सॉल्यूट है उसको उसको बी मान रहा हूँ, और जो सॉल्वेंट है वाटर उसको ए मान रहा हूँ, ठीक है, तो उसको ए मान रहा हूँ, तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट का ये लिखते हैं, तो यहाँ पे हो गया, ये सॉल्व करके आ जाएगा 1/5 इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन बी प्लस एन ए, तो एन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन ए की वैल्यू दी हुई है 180 ग्राम डिवाइडेड बाई 18, तो ये आ गया 10, तो ये हो गया 1/5 इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन बी प्लस 10, और यहाँ हो गया एन बी प्लस 10 इज इक्वल टू 5 एन बी, ठीक है, और ये हो गया 10/4 इज इक्वल टू एन बी, तो 10/4 इज इक्वल टू एन बी मतलब 2.5 एन बी, ठीक है, 2.5 आ गया तुम्हारा ये सॉल्यूट जो है इसका मास, तो जब 2.5 ये आ गया, तो 2.5 इज इक्वल टू ये सॉल्यूट का मोलर मास कितना होता है 40, तो ग्राम बाई 40, तो ये जब तुम पूरा कैलकुलेट कर दोगे तो 25 इंटू 40 100 ग्राम आ जाएगा तुम्हारा डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू बराबर यहाँ आ जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये कि मास ऑफ C2 मिलीलीटर ऑफ डेंसिटी इतना इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर बाई एडिंग वाटर, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी मतलब स्मॉल एम पूछा है, ठीक है, तो स्मॉल एम पूछा है, तो पहले तो मैं C2H5OH का मास निकाल लूँ, तो मास निकालने के लिए हमको डेंसिटी, इसका डेंसिटी ऑफ मास से डिवाइड देना होगा, तो देखो यहाँ पे C2H5 का डेंसिटी दिया हुआ था, जो मास निकलेगा ना वो C2H5OH का निकलेगा, तो ये जो मास निकलेगा वो 150 इंटू 78/100, इसको जो डिवाइड करूँ तो 150 इंटू 78/100, अच्छा इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, नहीं तो रुको मैं कर ही ले रहा हूँ,
इसका जो 150 इंटू 150 तो 1170 डिवाइडेड बाई 10, तो ये भी जीरो कट गया तो 117 बचा इसका मास। ठीक है, तो हमें मोलैलिटी निकालना है तो इसका मास ही लेंगे, तो 117 इंटू 1000 तो होगा ही, डिवाइडेड बाई C2H5 का जो मॉलिक्यूलर मास है, तो ये हो गया 24 और ये हो गया 6 प्लस 16, तो ये हो गया 46, तो ये हो गया 46 इंटू डिवाइडेड 46 हो गया। अब हमको इस वाटर का मास निकालना है, तो वाटर का मास कैसे निकालेंगे, तो देखो 1 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, तो 1 लीटर अगर वाटर ऐड कर रहे हैं तो 1000 ग्राम होगा। 1 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो 1 लीटर वाटर सॉल्यूशन का है। अब इसमें से जो 1 लीटर वाटर सॉल्यूशन का है, इसमें से जो 150 लीटर मिलीलीटर जो है वो इथेनॉल है, C2H5OH। बाकी जो बचा है 850 मिलीलीटर ये वाटर है। ठीक है, तो यहाँ से जो 850 मिलीलीटर बचा वो वाटर है। ठीक है, तो 850 मिलीलीटर वाटर, तो अगर 850 मिलीलीटर वाटर, तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होती है, तो जब वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है तो वाटर का जो वेट होगा वो 850 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ 850 से डिवाइड दे दो, इसको कैलकुलेटर में कर लो कैलकुलेट, 117 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 850, हाँ, तो ये आ गया 2.99। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं, ये क्वेश्चन आसान है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे PS पूछा है, SP पूछा है, तो ये जो ये लाइन जो है ना, ये लाइन बता रहा है तुम्हारा P नॉट B को, ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, ये लाइन बता रहा है तुम्हारा P नॉट A को, और ये लाइन जो है ये बता रहा है तुम्हारा टोटल प्रेशर को। ठीक है, ये तो यहाँ पे जो PS है ये तुम्हारा किसको बता रहा है, PS यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट है, तो जब यहाँ से यहाँ तक का चीज है तो PS जो है वो तुम्हारा ही P टोटल है। ठीक है, P टोटल तुम्हारा PS है। अब ये बताओ कि तुम्हारा यहाँ पे आ, अब ये बताओ कि तुम्हारा यहाँ पे मतलब जो ये PS ही P टो SP जो है, SP सॉरी, SP ले लेते हैं, SP जो है वो तुम्हारा PT है, और इसमें जो अभी मतलब इसमें जो ये वाला लाइन है वो PA के बारे में है। ठीक है, तो PA जो है, देखो ये जो PT है उसको क्या लिख सकते हैं, PA प्लस PB। ठीक है, PT क्या है, SP, और PA क्या है, PA यही RS है। ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पूछा है तुमसे, तो इस पॉइंट पे जो PA है वो ये RSC है ना, वो ये देखो, जैसे कि इस पॉइंट पे पूछा है तो वो ये RSC है ना PA, क्योंकि यही लाइन है ना PA का, तो वो ये RS हो गया PA, तो PA ये RS हो गया, और ये लाइन है PB का, तो PB जो हो गया वो ये QS हो गया, ये लाइन है PB का, तो जो PB है वो ये QS हो गया, तो ये जब QS हो गया तो ये निकल गया SP इज इक्वल टू RS बाई QS, तो ये तो कट गया RS बाई QS, ये ऐसे क्यों लिखता है यार। ठीक है, क्लियर है, आसान क्वेश्चन था ये तो। ये क्या बोला, पीएच ऑफ मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड मतलब H, और इसका जो आई होगा वो तुम्हारा अल्फा, अल्फा दिया है यहाँ पे, अल्फा नहीं दिया, तो आई का वैल्यू n के बराबर, तो n का वैल्यू 2, तो आई का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, तो पीएच ये दे दिया, अच्छा पीएच दे दिया तो H प्लस हो गया यहाँ पे 10 का पावर -2। ओके, और सी दे ही दिया। ठीक है, तो अच्छा तो यहाँ पे से ये निकालने के लिए बोल रहा है, ओ तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 है,
इस ऑस्मोटिक प्रेशर ही पूछा, n का वैल्यू 2 है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे I का वैल्यू भी 2 हो, ठीक है। क्यों अल्फा नहीं दिया क्वेश्चन में, लेकिन अल्फा यहाँ पे 100% नहीं हो सकता, क्योंकि H प्लस दे दिया, H प्लस दे दिया तो तुमको अल्फा निकालना होगा, तो H प्लस इज इक्वल टू 0.1 इंटू सी अल्फा, तो 1/100 इज इक्वल टू 1/10 इंटू अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 0.1, तो यहाँ पे देखो अल्फा 0.1 आ गया, तो यहाँ पर अल्फा जब 0.1 आ गया तो फिर यहाँ पर ये नहीं है, तो अब यहाँ पे आई निकालो पहले, तो आई जब निकलेगा तो 1 प्लस एन माइनस वन अल्फा, अब 1 एन की वैल्यू 2, 2 माइनस वन अल्फा, अल्फा हो गया 0.1, तो जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू है वो 1.1 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पाई की वैल्यू होगी वो हो जाती है मस्त, तो मस्त में 0.1 इंटू एस, एस की वैल्यू, अच्छा एस नहीं लिखना है, आर इंटू टी करना है, और इंटू 1.1 करना है, तो जब 0.1 इंटू 1.1 कितना होगा 0.11, ठीक है, 0.11 ऑप्शन सेकंड। ये क्या क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस 100 ग्राम बेंजीन राइजेस टू इट ना व्हाइल अ सॉल्यूशन, ओ दो सॉल्यूशन है और दोनों का मॉलिक्यूलर मास पूछा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक सॉल्यूशन है जिसका क्या है, जिसका जो डेल्टा टीबी है 1 का इज इक्वल टू के बी 1 का इंटू मॉलिक्यूलर मास 1 का, तो मॉलिक्यूलर मास 1 का क्या दिया 0.1 ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास 100 दिया हुआ है इंटू 100 ग्राम ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है, इंटू 1000, ठीक है, तो 1000 ये 0 0 कट गया, 1/100 बच रहा है। अब यहाँ पे डेल्टा टी बी 2 है, तो निकालना क्या है इसमें, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास एट पी एंड क्यू, 0.1 ग्राम, तो पी का तो मॉलिक्यूलर मास दे दिया ना 100, पी का तो मॉलिक्यूलर मास दे दिया, और नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूलर मास 100 इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन इन द सेम अमाउंट ऑफ बेंजीन, शायद पी का नहीं दिया है मॉलिक्यूलर मास, वो 100 नहीं है ये, तो एम पी करो, और यहाँ पे ये 1000 से ये 1/10 से ये पूरा चीज कट गया, ठीक है, और ये हो गया के बी 1 क्यों लिख रहे हैं, के बी तो बराबर ही होगा क्योंकि दोनों जगह बेंजीन दिया हुआ है, और यहाँ पे कितना है 0.1 ही है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम क्यू इंटू सेम अमाउंट ऑफ बेंजीन, तो डिवाइडेड बाई 100, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, पूरा कट गया, तो डेल्टा टी बी 1 कितना है, डेल्टा टी बी 1 है तुम्हारा डेल्टा टी बी 1 कितना है 0.2, तो ये हो गया 0.2 और ये हो गया 0.4 इज इक्वल टू एम एम क्यू बाई एम पी, ये हो गया 1/2, तो एम पी बराबर एम क्यू, ये हो गया 2 के बराबर, ठीक है, तो ये हो गया 2:1। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या है कि दो सॉल्यूशन इसमें, और एक यूरिया का है और एक तुम्हारा सुक्रोज का है, ठीक है, और दोनों के सॉल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है, तो पाई इज इक्वल टू पाई 1 प्लस पाई 2, ठीक है, और पाई 1 हो गया तुम्हारा कितना मस्त होता है M1S1T1 प्लस M2S2T2, यहाँ पे देखो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको 273 प्लस से ऐड कर लो, तो ये हो गया 293, तो ये हो गया M1 प्लस M2 इंटू ST, और M1 प्लस M2, S की वैल्यू हो गई, S की वैल्यू हो गई LATM है ना यहाँ पे, तो उसके लिए हो जाती है 0.082, ठीक है, इंटू 293, ठीक है। अब ये M1 प्लस M2 है, M1 प्लस M2 है, तो M1 की वैल्यू लिखते हैं, तो M1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये इसका मतलब क्या है 0.6 ग्राम ये कितने में मतलब 1000 लीटर में,
तभी ना 0.6% हुआ, ठीक है। 1000 लीटर में, 1000 लीटर नहीं, 1000 ml में 0.6 ग्राम 1000 ml में। तो और यहाँ कितना ml दिया हुआ है, 300 ml दिया हुआ है। तो हम लोग टोटल सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो जब हम लोग ये लिखेंगे तो 0.6 और डिवाइडेड बाई 60, और ये 0.6 ग्राम कितने में है, 0.6 ग्राम 1 मिलीलीटर में। तो 300 मिलीलीटर में 0.6 इंटू 3 ग्राम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 3 से इंटू दे देंगे। और अब ये टोटल हुआ तो मोल्स हुआ, ठीक है, एन हुआ। अब यहाँ पे मुझे वॉल्यूम लिखना होगा। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का लिखेंगे यहाँ पे। मोलैरिटी में जो वॉल्यूम लिखते हैं वो सॉल्यूशन का लिखते हैं। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम, अगर ये तुम 300 और 300, जो वी ऑफ सॉल्यूशन है वो 300 प्लस 300 600 हो जाएगा। तो 0.60 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 600, ये हो गया m1। और m2 की वैल्यू भी कुछ ऐसे ही लिखेंगे, 3.42 बाई 342 इंटू ये भी 3 के लिए, और डिवाइडेड बाई 600 इंटू 1000, क्योंकि मिलीलीटर में है ना, तो डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। अब अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कट गया, 6/10 आ गया, ये 6 से तो ये 6 कट गया, और ये हो गया 1/2। तो ये हो गया 1/20, और ये 3.42 से 3.42 कट गया, ये 2 2 100 0, तो और ये 1/20, ये भी हो गया 1/20, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेट पाई की वैल्यू थी वो अगले पेज में निकाल लेते हैं। नेट पाई की वैल्यू जो थी वो m1 प्लस m2 थी, तो 1/20 1/20 इज इक्वल टू 0.082 इंटू 293, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस था। तो ये 1/10 हो गया। 1 मिनट में कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लूँ और फिर बताता हूँ। ये आ रहा है पाई बराबर 2.4, ठीक है। तो 2.4 आंसर है। अब ये क्या क्वेश्चन है, ये भी वही मिक्सिंग का क्वेश्चन है। तो मिक्सिंग के क्वेश्चन में ये M1V1 वाला ही कंसेप्ट होगा यहाँ पर भी। तो M फाइनल लगा दो। M फाइनल का फॉर्मूला क्या होगा, M1V1 480 इंटू 1.5, और ये 1.2 इंटू 520 डिवाइडेड बाई V ऑफ सॉल्यूशन। तो V ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 480 प्लस 520 1000। मतलब देखो M जो फाइनल निकलेगा वो ये निकलेगा ना, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 480 इंटू 15 कितना आ रहा है, 720, ठीक है। और 1.2 इंटू 520 कितना आ रहा है, 624, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000। और ये जब होगा तो ये होगा 1.344, ठीक है। तो 1.344 ये मैंने कैलकुलेटर से कर लिया, तो आ गया, ठीक है। अब equal amount of a solute are dissolved in equal amounts of solvent A and B. The relative lowering of vapor pressure for the solution A has twice that for solution B, ठीक है। तो RLVP जो है वो दुगना है पहले के कंपैरिजन में दूसरे का, ठीक है। तो RLVP जो है वो RLVP जो है वो तुम्हारा A का ट्वाइस है RLVP B का, ठीक है। अब जब RLVP एक RLVP, पहले तो बात तो इक्वल अमाउंट्स इक्वल मास, तो RLVP होता क्या है, RLVP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB होता है, मतलब सॉल्यूट का। तो XB क्या होता है, N सॉल्यूट बाई N सॉल्यूट बाई,
equal amount of solute are dissolved in a relative adding portion of A twice. ओके, तो बाई एन सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जब इन सॉल्यूशन आ जाएगा तो मोलर मासेस ऑफ द ए सॉल्यूशन ए एंड बी, तो जो इन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास नीचे हो जाएगा लेकिन उसका ऊपर चला जाएगा। तो देखो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ सॉल्यूशन जाएगा, और ऑफ सॉल्वेंट ए एंड सॉल्वेंट बी, दोनों सॉल्वेंट ही है, ए भी सॉल्वेंट है और बी भी सॉल्वेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंट होना चाहिए, क्योंकि ऊपर अगर इन सॉल्यूट है तो नीचे तो इन सॉल्वेंट होगा ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट के मोल्स को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेंगे, तभी आंसर आ पाएगा, क्योंकि उसी के कंपैरिजन में बोला है। तो आर एल वी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब आर एल वी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आर एल वी पी ए का दुगना है, तो जो एम ए होगा वो भी दुगना हो जाएगा एम बी के, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अब ये क्या क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं है इसमें, इसमें देखो एक्स ए की वैल्यू 1 है तो पी ए की वैल्यू, तो जब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट, ओके ठीक है। तो जब एक्स ए की वैल्यू 1 है तो पी बराबर पी नॉट ए हो जाएगा, क्योंकि एक्स बी का वैल्यू 0 है। तो जब एक्स वी का वैल्यू 0 है तो पी नॉट बी कितना है, 0, मतलब पी बी कितना है, 0। तो तुम क्या लिखोगे, पी एस को क्या लिखोगे, पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो एक्स बी का वैल्यू तो 0 है, कब, जब एक्स ए का वैल्यू 1 है, तो ये टर्म 0 हो गया। अब यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 1 है तो पी एस बराबर पी नॉट ए आ गया, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब एक्स बी का वैल्यू 1 है तो पी ये तो हो ही नहीं सकता कि पी नॉट ए बड़ा हो जाए, क्योंकि जब एक्स बी का वैल्यू 1 है तो पी नॉट ए तो 0 हो जाएगा, ठीक है। जब एक्स ए का वैल्यू 1 है तब तुम्हारा पी जो है वो पी नॉट बी बड़ा हो जाएगा, जब एक्स ए का वैल्यू 1 है तो एक्स ए का वैल्यू 1 ही तो यहाँ पे है, तो जब यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 1 है, ओ इस ग्राफ में, अच्छा इस ग्राफ में देखो क्या है, पी नॉट ए जो है वो पी नॉट बी से बड़ा है, पी नॉट बी बड़ा है, और पी नॉट ए ही तुम्हारा पी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर है यहाँ से, तो ये हो गया पी नॉट बी, पी सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन, तो पी नॉट बी से बड़ा है, तो पी नॉट बी से बड़ा है, ये भी सही है, तो बोथ 2 and 3 आ गया, ठीक है। ओह ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे तो पहले एक चीज और बताना भी पड़ेगा, और प्लस वो भी करना होगा। देखो जैसे कि पाई इज इक्वल टू मस्त होता है ना, ठीक है, ये तो हम लोग सबको पता है कि पाई इज इक्वल टू मस्त होता है, तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला डेराइव कर लो, तो क्योंकि लॉग पाई और लॉग सी के बीच में कर्व है, सी कंसेंट्रेशन ग्राम पर लीटर है, मोल पर लीटर नहीं है, ठीक है। मोल पर लीटर होता तो इस सी को हम लोग ले लेते, लेकिन यहाँ पे ग्राम पर लीटर है क्वेश्चन में, ठीक है। तो एन बाई वी इंटू एस टी, ठीक है। अब एन बाई वी को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाई एम इंटू एस टी बाई वी, ठीक है। अब ये जो सी है पाई बराबर, अब ये जो सी है वो सी क्या है, डब्ल्यू बाई वी है, यही डब्ल्यू बाई वी ना सी है, तो यहाँ पे पाई बराबर क्या लिख सकते हो, सी बाई एम आर टी, ठीक है, ये लिख सकते हो, पाई बराबर सी आर टी बाई एम। अब अगर इसको लॉग के टर्म में लिखना होगा तो यही लिखेंगे, लॉग पाई इज इक्वल टू लॉग सी। अब ए इंटू बी है तो ए इंटू बी है तो ए लॉग क्या लिखते हैं, लॉग ए इंटू बी कैसे लिखाता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो वही चीज होगा यहाँ पे लॉग सी प्लस लॉग आर टी बाई एम, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये इसका इंटरसेप्ट है सी, सी इंटरसेप्ट है, ओ ए इंटरसेप्ट इसी के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे यही चीज के टर्म्स में आ रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे का सी क्या है, लॉग आर टी बाई एम, तो ओ ए बराबर
log आर टी बाई एम, ठीक है। और तो ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए की वैल्यू है log x इंटू 10⁻², log x इंटू 10⁻², और इज इक्वल टू log आर टी बाई एम, ठीक है। तो log log कट गया। अब x इंटू 10⁻², r की वैल्यू हो गई, क्या लेंगे, 8.314 लेंगे, 300 के, अच्छा एटीएम में दिया हुआ है तो 0.0821, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 300, ठीक। और मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है, ग्राम बाई मोल दिया हुआ है, यही तुम्हारा एम है, तो 300, तो ये तो कट गया। अब जब ये बचा x, तो x बचा कितना, x बचा 10⁻²। अब अगर यहाँ से 8x जो है इंटू 10⁻² है, और यहाँ से कर दें अगर 8.21 10⁻², तो ये दोनों कट गया, तो x बराबर आ गया 8.21, ठीक है, 8.21, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, हाँ ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बस एक कंसेप्ट पकड़ना है, उसके अलावा सब चीज़ इधर उधर हो जाता है, बस वो कंसेप्ट नहीं, ठीक है। तो इसमें 3-4 कंसेप्ट का मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, 3-4 कंसेप्ट इसमें लगेंगे, ठीक है। चलो तो आराम से समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि एक मोनोबेसिक एसिड है, जो कि मान लेते हैं एच है, नहीं तो HCl है, जिसका एन फैक्टर जो होगा वो 2 होगा, सॉरी एन फैक्टर नहीं, एन की वैल्यू 2 होगी, ठीक। एन फैक्टर तो HCl का 1 होता है, मोनोबेसिक एसिड है तो एन फैक्टर तो 1 होगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है 0.0 डिग्री, तो फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है 0.0 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा TF मान लेते हैं 0.06 है, इंटू KF दिया हुआ है 1.86, इंटू मोलैलिटी निकाल लेंगे, और मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों बराबर दिया हुआ है, तो निकालेंगे क्या इससे, एसिड हैड अ फ्रीजिंग पॉइंट 0.06 डिग्री सेल्सियस, मोनोबेसिक एसिड, तो 1 पॉइंट, तो मोलैलिटी जब ये दिया हुआ है और यहाँ पे लिख रहा है क्वेश्चन में कि मोलैलिटी और मोलैरिटी को बराबर करो, अच्छा यहाँ पर अल्फा नहीं दिया है ना, तो यहाँ पे अल्फा इज नॉट इक्वल टू 100% है, ये मैं श्योर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आई निकालने के लिए आप लोग को IOC का कंसेप्ट निकालना होगा, मतलब ऑब्जर्व्ड बाई कैलकुलेटेड, तो ये जो लगता है दिया है ना, जो भी क्वेश्चन में दिया होता है वो तो हमेशा ऑब्जर्व्ड ही दिया होता है, ऑब्जर्व्ड हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है, तो ऑब्जर्व्ड बाई कैलकुलेटेड, तो हम लोगों को अभी डेल्टा TF कैलकुलेट करना होगा, तो डेल्टा TF अगर कैलकुलेट करना है तो तो 1.86 इंटू 0.025, दोनों को मल्टीप्लाई करो, हाँ, तो ये आ गया 0.0465 डेल्टा TF के बराबर, ठीक है, ये आ गया डेल्टा TF के बराबर 0.040। अब आई जो है वो ऑब्जर्व्ड बाई कैलकुलेटेड है, तो आई की वैल्यू ऑब्जर्व्ड कितनी है 0.06, और कैलकुलेटेड में कितनी आ रही है 0.046, और आई इज इक्वल टू एन की वैल्यू 2 है, तो आई का वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस n-1 2 अल्फा, 1 प्लस अल्फा, ठीक है। तो सीधा ये लिख दो। अब ये अल्फा निकालेंगे हम लोग इससे, और फिर हम लोग इससे के निकालेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई बराबर, ये हम लोग अगले पेज पे करते हैं, 0.06 बाई 0.0465 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा, तो ये वैल्यू आ रही है कितना 1.29 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा बराबर जो आ गया वो 0.29 आ गया, ठीक है। तो बताओ ये अल्फा जो है, परसेंटेज ऑफ अल्फा अगर निकालोगे तो वो 29 आएगा,
तो ये 5% से कम है अल्फा, ठीक है, कम है, 5% से कम है, तो हम लोग सीधा के बराबर सी अल्फा नहीं लगा देंगे, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसके जगह पे जो फॉर्मूला लगेगा वो मैं डेरिवेशन से निकालूंगा, क्योंकि मुझे याद नहीं है अच्छे से। एच प्लस प्लस ए माइनस, ये स्टार्टिंग में सी था, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो तो नहीं होगा ना, ये एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, ये स्टार्टिंग में सी था, ये सी माइनस अल्फ़ा, और ये था तुम्हारा अल्फ़ा और अल्फ़ा, यही होता है ना। हाँ, मतलब सी था स्टार्टिंग में, ये दोनों ज़ीरो था, और ये हो गया तुम्हारा सी अल्फ़ा, यहाँ सी अल्फ़ा माइनस करो, यहाँ सी अल्फ़ा, ठीक है। तो जब यहाँ पे का के ए लिखेंगे तो सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी वन माइनस अल्फ़ा, तो सी कट जाएगा, तो ये बच जाएगा सी अल्फ़ा स्क्वायर वन माइनस अल्फ़ा। तो ये बचा के ए का वैल्यू, के ए का जो वैल्यू हुआ वो हुआ सी अल्फ़ा स्क्वायर वन माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और अब के का वैल्यू ही पूछा है क्वेश्चन में, और जो सी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 25/1000, और अल्फ़ा की वैल्यू तो 29 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 1024, और 1 माइनस 0.29। इसको कैलकुलेट करने में कैसे कोई करेगा यार एग्जाम में। चलो कैलकुलेटर लो, तो मैं पूरा कैलकुलेट करके सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ कि 25 29 इंटू 29 इंटू 25 और 1 माइनस 0.29 डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये आ रहा है 296 डिवाइडेड बाई 10 कितना, हाँ 0.0 4/5, ठीक है, ये आ रहा है के का वैल्यू। देखते हैं ऐसा कुछ है कि नहीं। 296, ओ सीधा आ गया, ठीक है। तो मैंने तो कैलकुलेटर से ही कर दिया, ओ खत्म हो गया। हाँ, तो आज के मतलब अच्छा सवाल था, 4-5 सवाल, ये जो लास्ट का 2 सवाल था ये बढ़िया था। फिर बीच में भी बढ़िया बढ़िया मिले हैं, लेकिन बीच में इजी भी मिले हैं, तो बढ़िया था। बढ़िया था आज का। तो अगले बार मतलब 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तो वही करूँगा, और तो मतलब अपना सही से हो जाएगा। अगले बार थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, लेकिन वो आसान रहेगा। मतलब इसमें थोड़ा सा टफ टफ क्वेश्चन था, सब में कैलकुलेशन और सब कुछ टफ टफ था। अगला पार्ट जो आएगा उसमें सब मतलब उतना मतलब हार्ड नहीं रहेगा। वो मतलब या तो असर्शन रीजन वाले रहेंगे, और जो भी ग्लैंस होता है, एक्सरसाइज होता है, इसमें वो रहेगा। तो थैंक यू सो मच, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।